2025 में जहां फ्लड आया, पूरा स्टूडियो मेरा तहस हुआ है। गाड़ी मेरी जो थी वो भी बह गई थी, मेरा ऑफिस पूरा टूट गया था, और जो स्टूडियो की अगर बात करूं तो मेरा हर सिस्टम खराब हुआ है। एक छोटे माइक से लेके कंप्यूटर तक, मेरे स्पीकर, मेरी स्क्रीन्स, मेरे कैमरास, ये सारे इस पानी में डूबे हुए थे। वो मैं जानता हूं कि मैंने उस ऊपर वाले की देन थी, उसने जितना देना था उसने दिया। नमस्कार, मैं हूं अंकुश कुमार, तो आप देख रहे हैं एकेआ प्रोडक्शन। दोस्तों, एकेआ प्रोडक्शन की जर्नी की बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जीडीएम स्टूडियो को लेके। आपको आज लास्ट 9 साल की जर्नी के बारे में बात करूंगा आपके साथ, जिसमें जीडीएम स्टूडियो का भी उल्लेख मैं करूंगा, और एकेआ प्रोडक्शन कैसे बना इसके बारे में भी बात करूंगा। और खास बात यह रहेगी कि प्रोडक्शंस, स्टूडियो प्रोडक्शंस, ऑडियो प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, इन सब में मैंने कैसे काम किया, क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए काम करना, इंडस्ट्री का सेटअप करना, स्मॉल स्केल पे या फिर लार्ज स्केल में, तो क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या अप्रोचेस करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, ये सब चीजें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। फिर एक बार स्वागत करूंगा आपका इस प्राइम वीडियो में। दोस्तों, एकेआ प्रोडक्शन मेनली जो मैंने अपने नाम से तैयार की थी, अंकुश कुमार फिल्म्स प्रोडक्शन। आपसे सटीक बात करूंगा, सीधी बात करूंगा। जब तक बंदे का नाम नहीं होना तब तक ब्रांड नेम नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जो भी बात इस वीडियो के माध्यम से आपसे करूंगा वो सारी प्रैक्टिकल होंगी और मेरी व्यक्तिगत सोच के आधार पे होगी, मेरे क्या एक्सपीरियंस है उसके बेस पे होगी। मुझे ऐसा लगा कि अंकुश कुमार फिल्म्स प्रोडक्शन मैं अपने नाम से चलाऊंगा तो शायद ये ज्यादा चलेगी, लेकिन मैंने इस प्रोडक्शन पे काफी काम किया। अगर आपको बता दूं कि कितनी वीडियोस आज तक मैंने की, तो सच बताऊं तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी वीडियोस की। और अगर आपको बताऊंगा, बड़े ही शॉर्ट पीरियड टाइम में मैंने काफी ज्यादा वीडियोस की हैं, जिसका अप्रोक्सीमेटली बनता है 1000 के आसपास। अब आप कहेंगे कि ये वीडियोस आप कहां देख पाओगे, ये म्यूजिक वीडियो आप कहां देखोगे? तो सबसे पहला जो मेरा प्राइमरी चैनल था, जो कि लगभग अभी 1.5-2 साल से मैंने कोई भी बिग प्रोजेक्ट उस चैनल पे नहीं किया, उसका भी क्या कारण था वो भी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन जीडीएम स्टूडियो पे ही मेरे इतने सारे गाने पड़े हुए हैं, म्यूजिक वीडियो जो मैंने बना के रखे हैं, डाले हुए हैं। वहां भी आपको अंदाजा लगेगा कि कितने म्यूजिक वीडियो के हैं, लेकिन उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मैं कहूंगा, हमारे कठुआ के, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की अगर बात करूं तो कठुआ में ही इतने चैनल हैं जिन चैनलों पे मेरे बने हुए गाने पड़े हुए हैं। दोस्तों, छोटे से गांव से निकला हूं, आपको सच बताऊं तो उस गांव से निकला हूं जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उस गांव में हर एक घर का एक सदस्य सरकारी मुलाजिम है। 1-2 घर को छोड़ के हर घर में सरकारी मुलाजिम है या फिर बड़े पद पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी सोच की बात करूं, अपनी जर्नी इस 9 साल से पहले की अगर बात करूं, तो बचपन में सबसे पहले मुझे जो शौक पड़ा वो था सिंगिंग का, यानी कि संगीत का। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट से हुई है, यानी कि कठुआ से हुई है। वहां पढ़ते पढ़ते मुझे म्यूजिक का शौक पड़ा, मैंने सीखना चाहा लेकिन मैं सीख नहीं पाया। तो काफी टफ होता है जब आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हो। एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में कभी कोई ना कोई आएगा, आपको सिखा के चला जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यही एक सफर होता है जो एक इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो ठोकरें छोटी छोटी कह सकते हो, जिसको मिले वही पहुंचेगा। तो मेरी जर्नी इस तरह शुरू हुई कि मैं स्कूल में, मुझे सबसे पहले शौक पड़ा गाने का। मेरे अपने ही कुछ दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे स्कूल के काफी ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं आज भी याद करता हूं, जिनके चेहरे मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने काफी मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे संगीत से जुड़ने का
कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, मैंने चूज किया म्यूजिक क्लासेस। हमारे स्कूल में कंपलसरी होती थी। सबसे पहले मैंने शुरू किया उसमें हारमोनियम, कीबोर्ड। तो स्कूल की असेंबली में मैंने पहले अपना दिल खोला कि मैं स्टेज पे जाऊं। तो हमारे एक सर थे, राजीव सर, उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पे मॉर्निंग असेंबली को संभालने का। तो मैंने वहां हारमोनियम के साथ शुरुआत की। तो धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा सा ओपन होने शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह सकता मेरा काफी ज्यादा लेवल हाई हो गया, लेकिन ओपन हुआ कि स्टेज पे चढ़ना कैसे है, स्टेज पे कैसे अटेंड करना उस चीज को। खैर, ये रही मेरे स्कूल की जर्नी। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हुई जो कि मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम में शेयर नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे चल के मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। लेकिन मेरे दिमाग की स्थिति एकाग्र ना होने के कारण मुझे वहां से ड्रॉप करना पड़ा अपनी पढ़ाई को। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी कॉलेज की। आगे की बात करूं तो मैंने आईटीआई शुरू की। मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया, मैंने ब्रेक नहीं लिया बीच में। मैंने आईटीआई की स्ट्रीम जो चूज की वो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेल्फ बायोग्राफी रहेगी। अगर आप कहोगे तो सेल्फ बायोग्राफी रहेगी। मैंने आईटीआई ज्वाइन की, जिसमें मेरा सब्जेक्ट था या मेरी स्ट्रीम थी MIE, यानी कि मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलती हुई मैकेनिज्म के आधार पर सीखने वाली एक स्ट्रीम थी, जो मेरी 2 साल की थी। मैंने उसको 1.5 साल में करके फिर इसको छोड़ा। उसका कारण ये रहा कि मुझे शौक पड़ गया कि ऑडिशन देने का। दोस्तों, उस समय जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनली या नेशनली जो भी कंपटीशन होते थे वो जम्मू कश्मीर में होते नहीं थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। मुझे पहला शौक पड़ा कि मैंने ये ऑडिशंस देने, मैंने वहां ग्राउंड में जाके ये चीजें चेक करनी है, होता क्या है। संगीत में मैं इतना काबिल तो नहीं था क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, लेकिन मैंने ऑडिशंस दिए, ग्राउंड जाके चेक किया। बड़े से बड़ा रियलिटी शो की अगर बात करूं, सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार से लेके उसका जो पहला लिटिल चैंपियन मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करूं, पंजाब का एक बहुत बड़ा चैनल है MH1, मैंने उसमें भी ऑडिशंस दिए हैं, जिसको आवाज पंजाब दी करके कहते हैं। तो ये सारे रियलिटी शोज मैंने दिए, इंडियन आइडल्स दिए, जिनके ऑडिशंस चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, बड़े बड़े शहरों में इनके ऑडिशंस होते थे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैं अपना कॉलेज कर रहा था, BSc कर रहा था, BSc GDC कठुआ में कर रहा हूं, उस दौरान मैंने एक म्यूजिक क्लासेस शुरू की। यानी कि मैंने सीखना शुरू किया। मुझे शौक जाग गया कि मुझे क्लासिकल में कुछ सीखना है। तो शहर में इतने एकेडमीज नहीं थे, होंगे भी तो उनकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं थी कि हम उनको अप्रोच कर पाए। तो मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले म्यूजिक सीखना गुरमत संगीत एकेडमी, जो कि जिनकी एक सेकंड ब्रांच कह सकते हो आप, वो कठुआ में ओपन हुई थी, जिसके ओनर हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। तो मैंने उनसे म्यूजिक संगीत सीखना शुरू किया, प्रारंभ किया। सीखते सीखते फिर मुझे एक रियलिटी शो के लिए आवाज आई, मुझे कॉल आया। तो मैंने उनसे, ये आपसे मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं, ताकि आप भी मेरी इस जर्नी को समझ पाओ, देख पाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपकी जर्नी क्या है, तो मुझे 1 by 1 हर बंदे को सुनानी पड़ती थी। लेकिन आज मैंने ये कोशिश की कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस जर्नी का कुछ हिस्सा आपके साथ साझा कर सकूं। इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अब जर्नी पे अगर चल रहा हूं तो जर्नी में बात करूंगा। दोस्तों, मैंने उनसे सेमी क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान लिया, मैंने सीखा। सीखने से ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया। अपने गुरुजी जो मेरे उस्ताद थे म्यूजिक के, उनकी जर्नी से मैंने सीखा कि मुझे संगीत में आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों, 2 से 2.5 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता सीखने का, लेकिन मुझे इतना ही मौका मिल पाया कि मैं संगीत कितना सीख पाऊं। मैंने संगीत सीखा, आज भी सीख रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसके अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन मेरा जो दिमाग का कीड़ा था वो शांत नहीं बैठता था। मुझे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी, अभी चाहिए होती थी। लेकिन मैंने स्थिरता सीखी अपने उस्ताद जी से कि किस तरह कोई भी चीज को पाने के लिए कितना समय देना पड़ता है। जैसे
उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे जब एक ठाट या फिर एक सरगम को जब करना होता था तो उसको कितनी बार रिपीट करना पड़ता है और एक सुर को कितने टाइम के लिए हमें टाइम देना पड़ता था, वो सब चीजें जब संगीत में सीखी तो स्थिरता आने शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी ठाट, जो भी सरगम, जो भी राग वो मुझे पढ़ा रहे हैं वो एकदम मैं सीख जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे मेरा माइंड भी शार्प होने शुरू हो गया। ये रही दोस्तों थोड़ी सी म्यूजिक सीखने की जर्नी की बात। फिर मैंने म्यूजिक जो ऑडिशंस थे उनमें जाना शुरू किया और अपने साथ जो भी मुझे लगता था कि मेरे दोस्तों में से जो भी, जब मेरे लिंक में कोई अच्छा सिंगर है तो मैं उसको लेके जरूर जाता था। काफी सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं रियलिटी शो में लेके गया। वहां मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता था कि मैं अगर नहीं सिलेक्ट हो पाऊं, जब मैं आगे नहीं जा पाऊं, दुनिया को अपना रंग नहीं दिखा पाऊं, एटलीस्ट जिसके पास वो ताकत है वो दिखा पाए। तो मेरा ये प्रयास रहता था अभी रियलिटी शोज में जाने का। दोस्तों मेरे साथ तब एकेडमी में लिंक बना जमालदीन के साथ। तो जमालदीन को मैंने आवाज पंजाबी में लेके गया, वो दौर देखा और सेमीफाइनल में, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो क्वार्टर फाइनल था कि सेमीफाइनल था, वहां तक वो खेला। तो जमालदीन ने काफी प्रयास किया, काफी मेहनत की, तो वहां से एक अच्छे रिलेशंस बनना शुरू हुए, रियलिटीज का पता चला, लोगों की अप्रिशिएशन मिली। जब टीवी में अपने आप को देखा, लोगों ने देखा और फोन किए, तो वो एक एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। आगे चल के मैंने सोचा कि इतना लोग, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इतना समय लगता है इन चीजों को करने का कि एक चीज को सोचकर इंप्लीमेंट करने में 2-2 साल लग जाते थे। 2016 में मैंने अपने टारगेट दिया अपने माइंड को कि 2016 में मुझे कोई ना कोई गाना करना है। मैंने काफी सारे अप्रोचेस की, MH1 में मेरे काफी अच्छे लिंक बने काफी लोगों के साथ। जस्ट अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो शोज के जज भी थे, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ अभी। तो उन लोगों से भी मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट बने, उनके स्टूडियोज में गया, विजिट किया, वहां जाके हमने गाने बनाने की कोशिश की। हमारे बजट कम थे, वो सारे एक्सपीरियंस थे। ये मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जर्नी ऑफ ग्रीन ड्रॉ म्यूजिक टू GDM स्टूडियो, वहां मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। दोस्तों ये सारी अप्रोचेस की, जम्मू में स्टूडियो विजिट किए, ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। लेकिन उसके बावजूद जब ग्रीन ड्रॉ म्यूजिक मैंने शुरू किया 2017 में, तो 2017 के लास्ट दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते हम एक गाना शूट कर चुके थे और दिसंबर में जाके हम उसको रिलीज कर पाए, जनवरी में हम उसको रिलीज कर पाए 2018 में। तो जर्नी जो शुरू हुई ग्रीन ड्रॉ म्यूजिक की 2017 में शुरू हुई। तो ग्रीन ड्रॉ म्यूजिक ने ऐसा नाम कमाया दोस्तों, हर आर्टिस्ट जिसके पास जज्बा था, जिसने मेहनत की थी, वो हमें अप्रोच करने शुरू कर गए। तो लोग जुड़ते गए, वही बात, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। ग्रीन ड्रॉ म्यूजिक से शॉर्ट में बताऊंगा GDM स्टूडियो हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद बारी थी सीखने की वीडियो प्रोडक्शन में। वीडियो प्रोडक्शन के लिए हमारे साथ काफी अच्छे लोग जुड़े जो वीडियो का काम करते थे। अभी मैं नाम क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा नहीं जुड़ा वीडियो का। वीडियो प्रोडक्शन को लेके मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े जिन्होंने मेरा काफी साथ दिया, DOPs में, एडिटिंग में, पोस्टर मेकिंग में काफी। और डिजिटल मैं खुद संभालता हूं, क्योंकि अभी आज तक मेरे को डिजिटल का कोई नहीं मिला हमारे लोकल में कि जो डिजिटल को इतने अच्छे तरीके से समझता हूं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों वीडियो प्रोडक्शन की। मुझे शौक काफी देर का था, आप बोलोगे सिंगर बनने निकला और शौक वीडियो डायरेक्टर का। हाँ बिल्कुल, मुझे वीडियो डायरेक्शन का शौक पैदा हुआ। वो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मुझे डायरेक्शन की गहराई में जाना था। हर चीज जब मैं खुद संभालने शुरू कर गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसको संभालने के लिए एक ओहदा होता है जिसको कहते हैं वीडियो डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर। और किसी के टैलेंट, किसी की मेहनत को आगे लाने वाला होता है प्रोड्यूसर। इसलिए मैं आज अपने साथ लगाता हूं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। अब आपको समझ आया होगा कि द अंकुश कुमार शो कहां से बना, द अंकुश कुमार फिल्म्स कहां से बना और द अंकुश कुमार फिल्म्स प्रोडक्शन कहां से बना। तो ये भी सारी चीजें जुड़ती हैं, लोग जुड़ते हैं, क्रिएटिव लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो एक प्रोडक्शन बनती है। तो जो प्रोडक्शन मैंने बनाई उसका नाम था अंकुश कुमार फिल्म्स प्रोडक्शन। आज वो ब्रांड नेम उसका है AKR प्रोडक्शन के नाम से वो चल रही है। दोस्तों बहुत कुछ हुआ। 2025 मेरे लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, मैंने बहुत काम किया। आपको बताऊं कि फिल्मों के लिए जो फीचर फिल्म है डोगरी रीजनल, अभी कुछ आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ अभी वर्किंग में है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में है। उन सबका काम इस स्टूडियो में हो रहा है, GDM स्टूडियो में।
ये आप सबके लिए खुशी की बात है। ये आपको फाइनेंशियली भी मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ से बिजनेस कैसे लेके आना है प्रोडक्शन में, जो सब चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्रिएटिव लोग चाहिए। स्टूडियो में मैंने काफी सारे लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम सिखाया है। बहुत सारे लोग मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रोडक्शनों में जाके काम कर रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए फक्र की बात है। मैं आज भी अपने ही स्टूडियो में बैठा हूँ, जीडीएम स्टूडियो में, लेकिन काम मुझे अलग अलग प्रोडक्शनों के आते हैं। प्रोडक्शन अलग अलग तरह की प्रोडक्शन यहाँ क्यों नहीं डेवलप हो पा रही, यहाँ फिल्म प्रोडक्शन क्यों डेवलप नहीं हो पा रही? इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ क्रिएटिव लोग तो हैं, लेकिन क्रिएटिविटी को बिजनेस के तौर पे इस्टेब्लिश करना वो कोई नहीं कर पा रहा। इसलिए आज ये इंडस्ट्री पीछे है। मुझे नहीं पता मेरे से पहले कितने लोगों ने काम किया, कितने लोग काम करके छोड़ चुके हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज का पता। और मेरे शहर में, मेरे स्टेट में कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं तो उनको जानता हूं जो मुझे मिलते हैं, जो मुझसे अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं उन सबका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने एक नींव रखी, तो तब जाके यहाँ पे जो काम है ये आगे बढ़ पा रहा है। उन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, उन सबका सहयोग रहा इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। लेकिन अब हमारा फर्ज है इस इंडस्ट्री को संभालने का, इस इंडस्ट्री को संभालने का, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का। गवर्नमेंट की अगर बात करूं, उसके बाद मैं आऊंगा अपने स्टूडियो पे जो 2025 का मैंने जिक्र किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव तो ले रही है, लेकिन उस इनिशिएटिव को संभालने के लिए जो ईमानदार या जिम्मेवार लोग चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है वो नहीं है। क्योंकि अगर वो होते तो इंडस्ट्री आज जहां से कहीं होती। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की अगर बात करूं तो कश्मीर आज का म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये 19 के दशक का जुड़ा हुआ है। बहुत सारी शूटिंग्स हमारे जम्मू कश्मीर में हुई हैं बॉलीवुड मूवीज की, और आज भी होती हैं। आज भी यहाँ कास्टिंग होती है, आज भी यहाँ शूटिंग होती है, शूटिंग की परमिशन मिलती है, बकायदा गवर्नमेंट इसमें पूरी हेल्प करती है। लेकिन जो लोकल है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। मेरे काफी अच्छे लोग पुराने जो इंडस्ट्री में, कोई एक्टिंग में है, कोई प्रोडक्शन में है, कोई डायरेक्शन में है, बहुत सारे लोग हैं, मुझसे काफी ज्यादा सीनियर है। अगर उनकी फीडबैक मैं जब लेने जाता हूं तो उनका भी यही कहना होता है कि सर इस फील्ड में पैसा नहीं है। इन सब के अलावा मैं आप सबको भी बता दूं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोगों में सिंगर भी आते हैं, स्केच डिजाइनर भी आते हैं, कास्टिंग वाले भी आते हैं, एडिटिंग वाले भी आते हैं। इन सबको मैं कह देता हूं कि जज्बा अपना बरकरार रखें। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक बर्बाद स्टूडियो होने के बाद, मेरा स्टूडियो बर्बाद हो गया दोस्तों, मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं आपके साथ, 2025 में जहां फ्लड आया, पूरा स्टूडियो मेरा तहस हुआ है। गाड़ी मेरी जो थी वो भी बह गई थी, मेरा ऑफिस पूरा टूट गया था, और जो स्टूडियो की अगर बात करूं तो मेरा हर सिस्टम खराब हुआ है। एक छोटे माइक से लेके कंप्यूटर तक, मेरे स्पीकर, मेरी स्क्रीन्स, मेरे कैमरास, ये सारे इस पानी में डूबे हुए थे। वो मैं जानता हूं कि मैंने उस ऊपर वाले की देन थी, उसने जितना देना था उसने दिया, जितना छीनना था उसने छीन लिया। अब आगे क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता। ये सब बर्बादी होने के कारण भी अगर जीडीएम स्टूडियो ने उससे भी ज्यादा तरक्की की है तो उसका कारण है आप लोग। बहुत से ऐसे मेरे साथ नए लोग जुड़े जिन्होंने मुझे जज्बा दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे टूटने नहीं दिया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मुझे की, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। ये सब नए लोग थे मेरे साथ जुड़ने वाले, इन लोगों ने मुझे खड़ा किया, मुझे हिम्मत दी। शायद ही मैंने उस फ्लड, उस ट्रेजेडी होने के बाद मैंने शायद ही कोई ऐसी वीडियो बनाई हो जिसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया हो। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं कहता कि पैसे से ही हेल्प होगी, और काफी ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्होंने मेरी हेल्प की। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे लोगों ने जज्बा दिया, हौसला दिया। हौसले से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने हैंड टू हैंड मेरी हेल्प की, फिजिकली यहाँ आके काफी हेल्प करवाई मेरी। अब सबका नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि वो लोग मेरे काफी दिल के करीब है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी चीजें बना रहा हूं आप सबसे। उसके बावजूद भी स्टूडियो को स्टैंड करना
एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। सही बताऊं तो मैं दिल से टूट गया था कि मैं यहाँ पे स्टूडियो नहीं बनाऊंगा। और आप कहोगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत थी इतने खतरनाक एरिया में स्टूडियो बनाने की। मुझे शांति चाहिए स्टूडियो चलाने के लिए। स्टूडियो चलता बैक साइड पे है, ये मेरा ऐसा मानना है। मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। मैं फिर प्रोडक्शन पे आता हूं, अपनी जर्नी की बात कर रहा हूं। मैं फिर वापिस आता हूं कि आज भी हम फिल्म प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत कहां आ रही है? हमें दिक्कत आ रही है टैलेंट ढूंढने में, फाइनेंशियल ढूंढने में, फाइनेंसर ढूंढने में। ये दिक्कतें आती रहेंगी, ये सब चैलेंज आते रहेंगे। बस लास्ट में इस टॉपिक पे यहां तक बात करके खत्म यहां तक करूंगा कि चैलेंजेस पूरी जिंदगी भर आते रहेंगे। बस आपको हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। और भी ऐसी वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा। एके प्रोडक्शन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत तहे दिल से उन सबका, जिन्होंने जो अभी तक मुझे सपोर्ट देते रहे हैं। धन्यवाद।